Good afternoon, guys. Good afternoon. Hello, everyone. पिछले वीडियो में हमने देखा बिजनेस के बारे में एंड मैं आप लोगों को आज के वीडियो का हमारा बता देता हूँ कि आज इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशन, विल फिनिश एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बाद रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. यस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस तक हमारा टारगेट है आज का खत्म करने का. ओके, सो फुल एनर्जी के साथ देखना ये वीडियो. एवरीबडी सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन. सो यस, एज प्रीवियसली डिस्कस्ड हमने बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, उसके एम्स, क्वालिफिकेशंस, उसका स्कोप, हमने सब चीजें, उसके फीचर्स हमने डिटेल में पढ़े थे. सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विथ प्रोफेशन. एवरीबडी विथ मी. चलो, लेट्स बिगिन. सो गाइस, प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज which a person uses his educational knowledge. मतलब एक इंसान अपना एजुकेशनल नॉलेज, उसने जो प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, उसने कोई सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्लियर किया है, उसके बेसिस पे वो जो सर्विसेज सोसाइटी में रेंडर करता है उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा. अब देखो गाइस, प्रोफेशन होता क्या है. प्रोफेशन में हमेशा एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अदर देन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्टर, एमबीबीएस, लॉयर, बीएलएलबी, एलएलएम, सीए, सीएस, सीएमए, ये कौन है? ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं. दीज आर प्रोफेशनल्स, दीज आर वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द मार्केट हु ऑफर देयर स्किल्स, देयर एक्सपर्टीज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. तब जाके आप लोगों को मिल पाती हैं. एंड ये लोग सैलरीज नहीं, ये लोग प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं. ओके, सो यस, फॉर एग्जांपल कोई सीए है, आपका आईटीआर फाइल करके देता है. आपके पेरेंट्स को पूछो, उनको पता होगा. सो यू ऑल विल अंडरस्टैंड, इफ अ सीए इज फाइलिंग एन आईटीआर, ही विल चार्ज हिज फीस फॉर दैट, फॉर डूइंग सो. अ सीएस और अ डॉक्टर, एक लॉयर आपका केस लड़ने का प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है आपसे. सो दैट इज हिज प्रोफेशनल फीस. सो दीज आर नथिंग बट प्रोफेशनल्स. ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, दीज आर क्वालिफाइड. उनके पास एक सर्टेन लाइसेंस होता है. आगे हम देखने ही वाले उसके फीचर्स में. सो मूविंग ऑन टू फीचर्स डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम. चलो, सो फीचर्स. अभी फीचर्स, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी एंड ऑल्सो रेंडरिंग सर्विसेज. सो एम यही दो है. एक तो उनको पैसा कमाना है एंड सेकेंड इज उनको सर्विसेज ऑफर करनी है. व्हाई आर दे सो? बिकॉज दे आर हैविंग दैट पोटेंशियल, दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन टू रेंडर दो सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन. प्रोफेशन हमेशा तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हमारे पास वो क्वालिफिकेशन हो. इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यू नीड टू बी अ क्वालिफाइड सीए. इफ यू वॉन्ट टू you want to practice advocacy, you need to have the license from bar council. So qualification ये एक essential factor बन जाता है जिससे हम कोई भी profession practice कर सकते हैं. One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. And ये क्या factor decide करता है कि हमारे पास वो particular knowledge है, हमें वो license मिलता है. रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज लाइसेंस या सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं कि हां आप इस कोर्स के लिए क्वालिफाइड हो, आपने ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं, अब आप ये प्रोफेशन जाके प्रोफेस कर सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस इनटू द मार्केट, यू कैन अक्वायर द मार्केट. सो दिस गेट्स यू द लाइसेंसिंग. ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिटर्न्स. प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लॉयर आपका केस लड़ रहा है तो उसको आप प्रोफेशनल फीस देते हो, वो आपसे फीस चार्ज करता है. हाँ, देर इज समथिंग कॉल्ड प्रो बोनो केसेस. जो बच्चे लॉ पढ़ेंगे आगे उन लोगों को समझ में आएगा, बट देन दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. सी, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमेशा वो आपसे कोई ना कोई फीस चार्ज करेगा. एक डॉक्टर, अभी मान लो मैं बीमार हूं एंड आई वॉन्ट टू विजिट अ डॉक्टर. आई गो टू द डॉक्टर, आई टेल हिम, वो मेरा चेकअप करता है, वो मुझे मेडिसिन लिख के देता है. ऑब्वियसली मेडिसिन का चार्ज अलग होता है, बट उसका कंसल्टिंग का चार्ज होता है.
obviously, so that is nothing but his professional fees that he is charging. Then यहां पे आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया है that a working chartered accountant gets salary but those who practice privately gets self employed. अभी देखो होता है ना गाइस, देखो सीए मान लो, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, या फिर लॉयर्स हो गया, ये लोग, इन लोगों के पास ना दो चॉइसेस होते हैं, टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी फर्म में ज्वाइन करना, किसी एमएनसी में ज्वाइन करना एज एन एम्प्लॉय. अगर ये लोग एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं ना तो इन लोगों को सैलरीज मिलती है, इन लोगों को मंथली सैलरीज मिलती है, यस, एंड इट इज फिक्स्ड एंड इसमें इंक्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंसेस. लेकिन जब कोई भी प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, व्हेन ही इज प्रैक्टिसिंग एट हिज इंडिविजुअल लेवल, वो खुद का उसका एंटरप्रेन्योरशिप है, ही स्टार्टिंग ऑन हिज ओन, तब उसको प्रोफेशनल फीस मिलती है. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल. प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन एक्सेप्ट एनी जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल. अभी बेसिक कॉमन सेंस देखो, मुझे आई एम फॉर एग्जाम्पल आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव टू ऑप्शंस. मुझे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ मान लो, एंड मेरे पास दो ऑप्शंस है. आई कैन गो give interview in a MNC, in an MNC, or in a firm, in a CA firm, and I can join there as an employee. I'll be salaried there, I'll be given monthly salary, उसमें increment होगा with reference to my performance, correct? Which is not the case with practice. If I start my own practice, मुझे अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारा होगा. आई नीड एन ऑफिस, आई नीड वर्किंग स्टाफ फॉर मी, आई नीड टेबल चेयर, मुझे काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा. सो दैट इज वाई कैपिटल, इस पॉइंट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है. वेन एवर अ प्रोफेशनल स्टार्ट्स हिज ओन प्रैक्टिस, उसको जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगा, बिकॉज इनिशियली ही हैज टू इन्वेस्ट अ लॉट, एंड मार्केट में एक नाम बनने के लिए टाइम लगता है. ऐसा नहीं होने वाला है द डे आई स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस आई एम गोना हैव क्लाइंट्स. नो, आई नीड टू हैव कॉन्टैक्ट्स, आई नीड टू हैव अ मार्केट नेम सो दैट आई कैन फेच क्लाइंट्स. सो विच इज वाई इट इज रिटन दैट whenever you enter practice, you need to have a larger amount of investment or a larger amount of capital that is invested in your practice. Okay? अगला पॉइंट है registration and membership. देखो, some professionals have councils which regulates activities. अभी देखो, जैसे सीए का होता है आईसीएआई, सीएस का होता है आईसीएसआई, लॉयर्स के लिए होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अभी ये क्या है सर? देखो, ये ना, ये आप लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं. यहां पे आप लोग रजिस्टर्ड हो एज अ मेंबर एंड दे गिव यू द लाइसेंस टू प्रैक्टिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयर हु हैज अ मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल, he gets the license and then he will practice into the market. So registration and membership ये बहुत इंपॉर्टेंट है for any professional to practice out there in the market. Okay, देखो, these professionals have to register themselves with respective council to get the certificate of practice. मतलब आप लोगों को मार्केट में जाना है तो उसके लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन, आप लोगों को एग्जाम्स क्लियर करना इज मैंडेटरी, ऑफ कोर्स 100%. लेकिन उसके साथ साथ जो अथॉरिटीज हैं, जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दे रही हैं, आप लोगों को मेंबरशिप प्रोवाइड करनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, आईसीएआई फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड बाय द रिस्पेक्टिव काउंसिल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. ये आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट भी बताती है कि क्या एथिकल कंडक्ट कैसा होना चाहिए एक प्रोफेशनल का. भाई आप प्रोफेशनल हो, आप मार्केट में जाके काम कर रहे हो, सो यू ऑल हैव टू मेंटेन दोज एटिकेट्स, दोज वर्क एथिक्स व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट होल प्रोफेशनल कम्युनिटी. अ सीए इज रिप्रेजेंटिंग द होल आईसीएआई कम्युनिटी. अ सीएस, a company secretary, is representing the whole CS community. A lawyer or an advocate
is representing the whole bar council whenever he is working or whenever he is stepping into the market. तो आप लोगों को वो ethical conduct follow करना भी जो ये लोग registration and membership, ये जो authorities आपको provide करती है, यही provide करती है. Okay? Next is non-transferability. Obviously, now for example, if I am a lawyer, I have the license of my name. मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग मेरा लाइसेंस लो एंड यू ऑल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. यू ऑल डोंट हैव द नॉलेज, यू ऑल डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट लॉ और एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू लीगल स्टफ. आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोला कि आप लोग ये लो, ये है मेरा लाइसेंस, ये है मेरा प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, स्टार्ट कर लो खुद का ऑफिस. क्या ये अलाउड है गाइज? ऑब्वियसली नॉट. दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज कंप्लीटली नॉन एथिकल, विच इज इनकरेक्ट. यही आप लोगों को समझाया गया है कि ये जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला है, जो आप लोगों का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रांसफरेबल. ओनली यू एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. सी एग्जाम्पल दिया है, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस to his son or daughter who has not completed concerned medical education. Obviously. Next is work. Professionals charge fees in exchange of expert services. Obviously, मतलब मैं अगर कोई एक्सपर्ट हूं, मुझे किसी फील्ड का सर्टेन नॉलेज है, मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, उस बेसिस पे मैं आप लोगों को सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं. सो यही मेरा नेचर ऑफ वर्क हो गया. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लॉयर हूं जो सिविल लॉ प्रैक्टिस करता है या फिर जो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता है, यानी कि मेरा उतना एक्सपर्टीज है उसमें, तभी मेरा नेचर ऑफ वर्क वो बन गया है. आप लोग इस पॉइंट को और इलैबोरेट करके लिख सकते हो बाय गिविंग एग्जांपल्स इन योर पेपर्स. ओके, अंडरस्टूड? दैट्स इट अबाउट योर प्रोफेशन. प्रोफेशन में आप लोगों को इतना ही दिया गया है. आप लोग एग्जाम्पल्स दे के, आप लोग अपना अंडरस्टैंडिंग जो भी है इसको लेके आप जितना चाहे उतना इलैबोरेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली टाइम कॉन्शियस रहना है हमें. सो एक बार क्विकली आई विल रिवाइज द एंटायर प्रोफेशन. सिट स्ट्रेट, फुल एनर्जी के साथ क्विक रिविजन मारते हैं प्रोफेशन पे. चलो, प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे अ पर्सन इज यूजिंग हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हिज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन to render services into the market. Example CA, CS, lawyer, doctor, architect, advocate. इतने सारे एग्जाम्पल्स है, लिख दो. फिर फीचर्स, एम, उसका एम है टू अर्न मनी एंड टू रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज. क्वालिफिकेशन, हमेशा उस बंदे के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन होगा, उसने कोई सर्टेन लेवल ऑफ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, उसने कोई सर्टिफिकेशन अचीव किया है, तब जाके वो प्रैक्टिस करने का उसको परमिशन मिला है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिटर्न्स. प्रोफेशनल हमेशा प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है इफ ही इज इनटू प्रैक्टिस. मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, एक प्रोफेशनल के पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, टू एंटर इनटू प्रैक्टिस बाय हैविंग हिज ओन प्रैक्टिस और गेटिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट बाय वर्किंग इन एन एमएनसी कंपनी, फर्म और एनी. सो उस बेसिस पे उसका फाइनेंशियल रिटर्न डिसाइड होता है. इफ अ प्रोफेशनल इज एंटरिंग अ कंपनी एंड ही इज गेटिंग सैलरीड, वो एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है तो उसको सैलरी मिलती है. वेयर एज इफ ही इज स्टार्टिंग हिज ओन प्रैक्टिस, तब उस बंदे को प्रोफेशनल फीस मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट इज कैपिटल. इसमें ही ये इसी का सेग्रीगेशन है. प्रैक्टिस में जाओगे, आप लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा लगने वाला है, बिकॉज आपका खुद का सेटअप है, आपका खुद का अर्निंग है. सो यू ऑल डोंट हैव एनी क्लाइंट्स, सो यू ऑल हैव टू फेच क्लाइंट्स फॉर योरसेल्फ. सो यहां पे कैपिटल इन्वॉल्वमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्रोफेशनल इज गोइंग टू बी मोर कंपेयर्ड टू इफ यू आर गोइंग टू एम्प्लॉयमेंट. गॉट इट? नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप. आप लोगों को जो अथॉरिटीज हैं जिसके अंडर आप एग्जाम्स क्लियर करते हो, ये क्वालिफिकेशन अचीव करते हो, वो आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करते हैं, तभी जाके यू आर लीगली अलाउड टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन आउट देयर इन द मार्केट. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, ICAI is the one who gives certification, or let's say it is giving you all the certificate of practice to practice as a chartered accountant in the market. Got it?
नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. आपका जो सर्टिफिकेशन है, आपका जो राइट है टू प्रैक्टिस, बिकॉज यू हैव द एक्सपर्टीज, यू हैव द नॉलेज, you have the qualification, you cannot just randomly transfer it to anyone who does not have that same qualification. Okay, and last is nature of work. आप लोगों का nature of work depends on profession to profession. लोगों का क्या है, and जिस चीज में, जिस particular sector में आप काम कर रहे हो, उसमें आप कैसे excel हो रहे हो, that is your entire nature of work. Got it? So that's it with your profession. प्रोफेशन यहां पे खत्म हो जाता है. नेक्स्ट इज आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट ना प्रोफेशन से अलग है. ये प्रोफेशन जैसा नहीं है, ये अलग है. अब सर कैसे अलग है, लेट्स अंडरस्टैंड. चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वन. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, इट इज अ मनी, बिकॉज हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही पढ़ रहे हैं ना. बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन. आप लोगों का बिजनेस पढ़ लिया, आज प्रोफेशन हो गया, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ योर एम्प्लॉयमेंट. चलो, एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. देखो, याद रखो, ये आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये आना ही चाहिए. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द जॉब इज एम्प्लॉय. नाउ फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है एंड मुझे एम्प्लॉयज चाहिए. आई नीड समवन इन माई ऑफिस एट द रिसेप्शन टेबल. मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है. एंड देन पीपल विल कम, गिव इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनिंग होगा एंड दे विल हायर देम. तो मैं बन गया एम्प्लॉयर एंड जो रिसेप्शनिस्ट मैंने हायर किया वो बन जाएगा एम्प्लॉई. गॉट इट? दिस इज नथिंग बट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. Got it? Remuneration and terms and conditions are agreed by both of them. हमेशा जब भी employer employee relationship establish होता है, there is there are terms and conditions, salary decide होती है, work days, आपके shifts, आप लोगों को allowances मिलेंगे, ये सब decide होता है उस contract में. Contract बनता है proper employer employee relationship में. ये factor missing होता है profession में. Okay? नेक्स्ट इज आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स. तो अगेन, एम, क्वालिफिकेशंस, ये सिमिलर पैटर्न चलता है तीनों के लिए. सबसे पहले तो आता है एम. तो एम क्या है? अर्निंग मनी एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के नीड्स को मीट करना. आपका इमीडिएट गोल क्या है? एम्प्लॉयर के नीड्स. एम्प्लॉयर के नीड्स का मतलब है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में, दैट आई नीडेड अ रिसेप्शनिस्ट इन माई ऑफिस. सो मेरा नीड है सो दैट इफ एनीबडी इज कमिंग फॉर इंक्वायरी, फॉर पेइंग द फीस और एनीथिंग, तो रिसेप्शनिस्ट उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सके. तो ये मेरी नीड है एंड मेरी नीड मेरा एम्प्लॉय पूरा कर रहा है. सो योर अल्टीमेट एम्स क्या हो गए? वन, अर्निंग मनी, वो आपको सैलरी बेसिस पे मंथली या वट एवर इट इज डिसाइडेड उस बेसिस पे आपको मिल रहा है. एंड नेक्स्ट इज सेटिस्फाइंग द नीड्स और वट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर इज, वो नीड्स को सेटिस्फाई करना. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन. ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन. स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर रिक्वायर्स एज पर द नेचर ऑफ जॉब. अभी हर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है. यस, मतलब देखो, अभी रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए क्वालिफिकेशन एज इन you need soft skills, you need your communication skills to be very strong. तो एक्सपर्टीज, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, क्या ये एसेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी जॉब प्रोफाइल को जॉब प्रोफाइल रखने के लिए या हायरिंग करने के लिए. तो यस, यू नीड क्वालिफिकेशन. यू नीड एन इंजीनियर. मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है, तो आई विल लुक फॉर अ बीई पास आउट स्टूडेंट, ऑब्वियसली, राइट, और जिसने मास्टर्स किया है या करी है. I will look for that. So हमेशा whenever an employer is looking for an employee, he can have essential terms and conditions. You should possess certain qualification. आपके कुछ skills होने चाहिए, आपका so and so expertise होना चाहिए. ये factors भी होते हैं employment में. ठीक है? See, for skilled job, some specific qualifications are required. Example, job of nurse. But no specific qualification for unskilled job is necessary. Example, office boy.
ठीक है. सो स्किल्ड क्वालिफिकेशन एंड अनस्किल्ड क्वालिफिकेशन दोनों एग्जिस्ट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समवन देयर इज समवन एज अ ऑफिस बॉय जो लोगों को चाय सर्व करते हैं या फिर जो क्लीनिंग का काम करते हैं, इन लोगों के लिए कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन या कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री की जरूरत है क्या? नो, बट दे आर ऑल्सो हायर्ड. बट इसमें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. इवन इफ आई एम हायरिंग समवन हु क्लीन्स माई ऑफिस, आई एम हायरिंग समवन हु इज सर्विंग टी टू पीपल, मेकिंग एंड सर्विंग टी टू पीपल, टू एवरीबडी इन माई ऑफिस. क्या उसमें सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिसिंग है बिकॉज सर उस बंदे के पास तो क्वालिफिकेशन नहीं है, उसने कोई डिग्री नहीं करी? इज इट लाइक दैट? नो. सो स्किल्ड प्रोफेशन है, अनस्किल्ड प्रोफेशन है. सो एम्प्लॉयमेंट में ना दोनों एग्जिस्ट करता है, दे को एग्जिस्ट. गॉट इट? नेक्स्ट इज मॉनिटरी रिटर्न्स. अभी मॉनिटरी रिटर्न्स देखो, वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज फाइनेंशियल रिटर्न. मैंने हमेशा बोला प्रोफेशन से ये कैसे अलग है. प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है इंसान, एंड यहां पे आप लोगों को वेजेस या आप बोल सकते हो सैलरीज मिलती हैं. ओके, वेजेस आर पेड डेली, वीकली, सैलरी इज पेड मंथली. वेजेस और सैलरीज ये दोनों हम जनरली लेमन लैंग्वेज में हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. लेकिन नाउ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. वेजेस जो होते हैं, वेजेस आप लोगों को डेली मिलते हैं या तो वीकली मिलते हैं. जैसे आपने सुना होगा काफी लोग पर डे बेसिस पे काम करते हैं जिनको पर डे मिलता है, यानी कि उस दिन का जितना उन्होंने काम किया उतना उनको पैसा मिलता है. यू ऑल माइट हैव हर्ड दिस इन एक्टिंग फील्ड. एक्टर्स जो होते हैं उन लोगों को पर डे मिलता है. जैसे कोई कोई टीवी सीरियल शूट कर रहा है कोई एक्टर, तो उसको पर डे मिलता है. आपने काफी एक्टर्स के इंटरव्यूज में सुना होगा कि मेरा इतना पर डे था, मेरा इतना पर डे है और दैट. सो ये क्या है, इसको वेजेस बोलते हैं. या फिर वीकली बेसिस पे आपने हफ्ता भर जितना काम किया, मंडे टू फ्राइडे या फिर मानो सैटरडे, आपने जितना वो काम किया उस बेसिस पे आपके वेजेस डिसाइड होते हैं एंड आप लोगों को उतना पेमेंट मिलता है. वेयरएज सैलरी ये कॉन्सेप्ट इज फॉर मंथली. आप लोगों को मंथ एंड पे जो मिलता है ये होता है आपका सैलरी. ओके, अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? क्लियर? Along with salary, other benefits like bonus, quarters, subsidies in food, in canteen, etc. can also be given. अभी देखो, एम्प्लॉयज को ना हमेशा सिर्फ सैलरी से रिटेन करना इज नॉट ईजी. कि अभी मैं सिर्फ अगर अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ सैलरीज दे रहा हूं, सो ऑब्वियसली दे वोंट बी सेटिस्फाइड, दे वोंट बी हैप्पी, सो उन लोगों को अपने जॉब की तरफ मोटिवेटेड रखने के लिए या इंटरेस्टेड रखने के लिए ये होता है लाइक आई एम गिविंग ऑल सर्टन अलाउंसेस. अब काफी आप लोगों के पेरेंट्स इफ दे आर वर्किंग इन एमएनसीज एंड ऑल दैट, तो आप लोगों ने सुना होगा उन लोगों को अलाउंसेस हैं. जैसे काफियों को मिलता है जिम अलाउंस. लाइक यू ऑल आर गिविंग योर मेंबरशिप फीस आपकी कंपनी पे करती है, या फिर आपको कंपनी से रीइंबर्समेंट मिलता है उसका. व्हाट इज रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट वो जितना पैसा आपने भरा है उस जिम में, कंपनी वो आपको वापस रिफंड करती है. यू जस्ट नीड टू शो द रिसीट टू योर कंपनी कि दिस इज माई जिम मेंबरशिप एंड दीज आर द चार्जेस. कंपनी विल रिफंड दैट टू यू. दिस इज नथिंग बट अ रीइंबर्समेंट ऑफ योर जिम फीस. सो ये सारे अलाउंसेस सैलरी के साथ एग्जिस्ट करते हैं. सो सैलरी इज नॉट द ओनली एग्जिस्टिंग फैक्टर. एज एन एम्प्लॉय आप लोगों को अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को जिम का एग्जांपल दिया. लाइक वन ऑफ माय कजिन हु इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी एंड उसको जिम अलाउंस मिलता है. काफी लोग इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज जिम अलाउंसेस लाइक डायरेक्टली आप लोगों को रीइंबर्समेंट के अलावा वो आप लोगों को जिम्स के जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, जैसे गोल्ड्स हो गया, नाइट्रो हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े जिम्स हैं जिसके अलग अलग आउटलेट्स हैं यहाँ वहाँ. सो इसका ये लोग आप लोगों को डायरेक्टली मेंबरशिप ही दे देते हैं. द कंपनीज दे ऑफर यू डायरेक्टली द मेंबरशिप. सो अलाउंसेस एंड ये सब आपके मॉनेटरी रिटर्न्स में ही आता है. येस, बिकॉज द कंपनी इज अल्टीमेटली पेइंग फॉर दैट. गॉट इट? नेक्स्ट इज आपका कैपिटल. नो कैपिटल इज रिक्वायरमेंट फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को कैपिटल डालने की जरूरत है क्या? नो. यू हैव द स्किल, यू हैव द डिग्री, आपके पास वो नॉलेज है, आपने वो एग्जाम्स क्लियर किए हैं, या आपके पास कोई सर्टन स्किल है, सॉफ्ट स्किल है या जो भी है, आपको जाके देना है इंटरव्यू और आप हो जाओगे हायर.
बाकी पूरा सब कुछ कंपनी का है। आपको ऑफिस जाना है रोज, आपका डेस्क है, आपको ऑफिस का लैपटॉप मिलेगा। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट एज एन एम्प्लॉय इज जीरो। यू ऑल ओनली नीड टू गेट योर स्किल्स, योर एक्सपर्टीज, योर नॉलेज देयर। ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अगेन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज वर्किंग इन अ कंपनी एंड टुडे शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो आज मुझे बोल रही है कि यार आज ना मुझे बहुत आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी डाउन, कैन यू प्लीज गो इंस्टेड ऑफ मी एंड वर्क? सो दैट इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली। सो एम्प्लॉयमेंट नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गॉट इट? नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम। काफी जॉब्स में ना आप लोगों ने सुना होगा, उन लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं कि आप लोग उनका होता है एक डेली टारगेट, एक होता है वीकली टारगेट, और उनका कुछ होता है क्वार्टरली या मंथली टारगेट। सो ये टारगेट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा ही उनका नेचर ऑफ वर्क चलता है। एम्प्लॉयर उनको टारगेट्स देता है, सर्टेन काम देता है, और उसके लिए टाइमलाइन देता है कि इतना इतना काम इतने इतने टाइम में हो जाना चाहिए। सो दिस इज देयर नेचर ऑफ वर्क। एम्प्लॉयज का नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है। ठीक है। यस, आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। क्या तूफान स्पीड से पढ़ रहे हैं यार हम। आज हमने प्रोफेशन भी खत्म कर दिया, आज हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट भी खत्म कर दिया। जैसे हम लोगों ने प्रोफेशन रिवाइज किया था, अभी हम लोग करेंगे एम्प्लॉयमेंट भी रिवाइज अच्छे से। सो आर यू गाइज विथ मी? चलो सिट स्ट्रेट अगेन, फुल अटेंशन के साथ बैठो एंड एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे आप लोग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? नंबर वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद इसमें क्या सबसे एसेंशियल है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर कौन है? जो जॉब ऑफर कर रहा है। एम्प्लॉय कौन है? हु एक्सेप्ट्स द जॉब। ठीक है। नेक्स्ट इज एम। एम क्या है? अर्न मनी एंड मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर। फिर क्वालिफिकेशन, क्या इसमें क्वालिफिकेशन हो सकता है? यस, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों एग्जिस्ट करता है। यू माइट नीड qualification, you might not need qualification, you might need skills, you might need soft skills, you might need certain expertise. All these factors are essential. Next is monetary returns. Monetary returns में आप लोगों को समझाना है wages, आप लोगों को समझाना है salaries. मैंने आप लोगों को बताया जो किसी भी एम्प्लॉय को डेली बेसिस पे, पर डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मिलता है, दैट इज नथिंग बट योर वेजेस। वेयर एज जो आप लोगों को मंथली बेसिस पे मिलता है, दैट इज योर सैलरीज। एंड सैलरीज आर नॉट द ओनली फैक्टर और नॉट द ओनली थिंग विच एन एम्प्लॉय इज गेटिंग। उसके साथ साथ देयर आर बेनिफिट्स लाइक बोनस। दिवाली में बोनस मिल गया, यू ऑल हैव हर्ड दिवाली बोनस, न्यू ईयर, इस टाइम पे बोनस, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो एम्प्लॉयज के लिए बोनस बांट देते हैं। सो क्वार्टर्स टू स्टे, देन ऑफिस कैंटीन में आप लोगों को अलाउंसेस, जिम अलाउंसेस, फूड अलाउंसेस, all these things. Then next is capital. Capital requirement in employment is nil, it doesn't exist. ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। आप लोगों का एम्प्लॉय का जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए हैं, आप लोगों को वो जॉब किसी रीजन की वजह से, यू हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू, यू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशन, यू आर देयर, यू कैन नॉट सिंपली सेंड एनीबडी एल्स टू योर जॉब। एंड नेचर ऑफ वर्क, मैंने आप लोगों को समझाया कि दे आर गिवन टास्क, दे आर गिवन टारगेट्स, they are given work and the time for it, and उन लोगों को वो टारगेट्स मीट करने होते हैं, दैट इज देयर नेचर ऑफ वर्क। ठीक है। ये आप लोग अपने वर्ड्स में यूजिंग द की वर्ड्स यू ऑल कैन एक्सप्लेन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया मॉनेटरी रिटर्न्स, वेजेस और सैलरीज, ये वर्ड्स आपके पॉइंट में आने ही चाहिए। बाकी आप वेजेस को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्लेन दैट, बट वेजेस, सैलरीज, बेनिफिट्स, अगर आप बोनस एक्सप्लेन कर रहे हो, सो ये वर्ड्स, की वर्ड्स जो है ना आपके आंसर में आने ही चाहिए। ओके, गॉट इट? परफेक्ट, परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन। चलो अगला है आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी कोई भी बंदा जब बिजनेस करता है ना, उसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके सर्टेन गोल्स होते हैं जो उसको मीट करने हैं। जैसे कि देखो, अब आपको दिया गया है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट योर गोल. ठीक है. अभी ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक जब भी बोलूं ना, तो हमेशा समझ लेना कि ये मनी ओरिएंटेड की बात हो रही है. इट इज रिलेटेड टू मनी. हमेशा जो मनी ओरिएंटेड एक्टिविटीज है बिजनेस की या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट. अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ. Nobody starts a business for doing losses. I hope you all know this up till now. कि कोई भी बंदा बिजनेस लॉस कमाने के लिए तो चालू नहीं करता. वो हमेशा the first financial expectation from his business is profit. उसका प्रॉफिट ही उसका एक्सपेक्टेशन है. एंड वो प्रॉफिट उसको बिजनेस में अपने इन्वेस्टर्स को भी बांटना है एंड उसको रिटर्न्स भी देने हैं और अपने बिजनेस को ग्रो भी करना है. सो प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल. ये आपके फर्स्ट लिस्ट में आना चाहिए, एकदम टॉप में आना चाहिए ये अर्निंग प्रॉफिट. उसको प्रॉफिट बनाना है एंड उसको बिजनेस एक्सपांड करना है उस प्रॉफिट से. गॉट इट. सर्चिंग न्यू कस्टमर्स. एग्जिस्टिंग बिजनेस हमेशा देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव to work to create new customers and also maintain the existing customers. Previous lecture में मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को 100% सेटिस्फैक्शन देना या सर्विसेज प्रोवाइड करना इज नॉट द गोल. देयर इज ऑल्सो अ गोल लाइक फेचिंग न्यू ऑडियंस, फेचिंग न्यू कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ I am into let's say I'm into textile business. मेरा कपड़ों का दुकान है. So मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ जेंट्स के कपड़े बेचता हूँ. आई एम ओनली सेलिंग क्लोथ्स फॉर मेन क्लोथिंग. बट देन ये मेरे हो गए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. नाउ उसके बनाए जो प्रॉफिट है, जो मैंने प्रॉफिट उससे बनाया है, आई स्टार्ट सेलिंग फीमेल क्लोथिंग ऑल्सो. तो ये क्या हो गया, मैंने नए कस्टमर्स फेच करना चालू किया. सो हमेशा ना बिजनेस इसी तरीके से एक्सपांड किया जाता है. you should never keep your business restricted to anything. You should always open new doors ताकि वो और ज़्यादा customers और ज़्यादा लोगों को fetch कर पाए. This is also one of the economic objective. Next is innovation. It is a development or a positive change which results into improvement. So हमेशा देखो innovation, आप लोगों को हमेशा ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है अगर आप लोगों को बिजनेस सस्टेन करना है. कैसे? देखो अभी रिसर्च, लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च फर्स्ट. आप लोगों को पहले एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशन स्टडी करने होंगे ना, कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, मार्केट में लोगों के रिक्वायरमेंट्स क्या है. इफ यू आर अनअवेयर अबाउट दीज फैक्ट्स, आप लोग कैसे अपना बिजनेस पिच करोगे या कैसे सस्टेन कर पाओगे. सो डेफिनेटली आप लोगों को अगर बिजनेस एक्सपांड या सस्टेन करना है ना, यू नीड टू रिसर्च फर्स्ट कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, या फिर व्हाट इज एग्जैक्टली दैट इज कैचिंग द आइज ऑफ पीपल. सो एंड है नेक्स्ट इज डेवलपमेंट. आप लोगों को उसमें ग्रोथ भी करनी है. इट्स नॉट लाइक यू ऑल आर जस्ट सिंपली यू ऑल नो कि हाँ मार्केट में लोगों को सो एंड सो चीज़ें पसंद है, सो बस यही देना है. नो, उसमें आप लोगों को और इनोवेशन, आप लोगों को क्रिएटिविटी दिखानी है. ठीक है. लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है. हाँ, लेट्स से टिफिन. टिफिन का एग्जाम्पल लेते हैं. बच्चे स्कूल जाते हैं अभी, लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल तभी ना स्टील का डब्बा होता था, वो 2 लेयर्स वाला. ऊपर सब्जी होती थी, नीचे रोटी होती थी. सो हम लोग तो ऐसे लेके जाते थे भाई स्कूल. एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बच्चे स्नैक्स लाने लग गए स्कूल में, एंड प्लास्टिक के टिफिन आने लग गए. बट ऑफ लेट इफ यू ऑल नो, पेरेंट्स आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फैक्ट कि यार प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए, प्लास्टिक में प्लास्टिक के टिफिन्स में कुछ लेके नहीं जाना चाहिए, गर्म चीज़ें एंड ऑल दैट, विच इज़ ट्रू. आप लोगों को नहीं करना चाहिए. तो उसके बाद आने लग गए कांच के डब्बे. नाउ आई हैव माई सम फ्रेंड्स जो ऑफिस, अपने अपने ऑफिस में ना कांच के डब्बे लेके जाते हैं, एंड उसमें दे कैरी फूड. सो ये किसी ने बंदे ने ये मार्केट में रिसर्च की होगी कि भाई अब
मार्केट में लोगों में अवेयरनेस है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्लास, लेट्स गेट बैक टू स्टील। फिर उसमें भी उसने ग्लास में वो उसमें थर्मल लाया, उसमें और कुछ अट्रैक्टिव फीचर लाया, जैसे यू कैन लिड में अलग एक लिड खुलता है जहाँ से आप सिर्फ कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको उसमें से खानी है तो वो निकाल के खा सकते हो। सो ये होता है आप लोगों का व्हेन यू गेट इनोवेशन, व्हेन यू स्पेंड योर certain amount of money in research and development, तो आप ज्यादा मार्केट ऑक्यूपाई कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको सी जो रिसोर्सेज होते हैं ना नेचर में, जिससे आपको आप लोगों का मेन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, दे आर लिमिटेड। आपको उसका ऑप्टिमम यूज करना है। आगे ओसीएम में ये लाइन आने ही वाली है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आने ही वाला है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको करके मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिसोर्सेज आर स्केर्स मतलब लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, सो दे शुड बी यूज टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एंड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सो अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो जो भी रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूज करना है आपको, ठीक है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, ठीक है? तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सर अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? योर ऑब्जेक्टिव्स विथ रिगार्ड्स टू द सोसाइटी, विथ रिगार्ड्स टू द पीपल। ये अभी हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की, ये मनी ओरिएंटेड हो गए। अब हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। सोशल यानी कि विथ रिगार्ड्स टू सोसाइटी, विथ रिगार्ड्स टू द पीपल, ठीक है? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। मतलब क्वालिटी, आप लोगों को कुछ भी ऐसा सर्विस नहीं देना है या प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना है कस्टमर्स को जो जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली सबसे पहला रीजन कंपटीशन तो है कि कोई आपसे बेटर एग्जिस्ट करता है मार्केट में या वट एवर रीजन इज, बट क्या क्या होना चाहिए? देयर शुड बी प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। वो प्योरिटी होनी चाहिए, वो सेफ्टी, लाइक सेफ टू यूज होना चाहिए। इट शुडंट बी हजार्डस। जैसे आप लोगों को प्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया, व्हेन पीपल गॉट टू नो दैट प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर ईटिंग एंड प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे इमीडिएटली स्विच्ड। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ, सो ऑब्वियसली आपका सेल्स डाउन होने वाला है, यू आर गोइंग टू सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ दैट। देन प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है यूज। कस्टमर को वो यूजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे दिया है जो कस्टमर या आपकी टारगेट ऑडियंस यूज ही नहीं कर पा रही। दे शुड बी एबल टू यूज इट, ठीक है? नेक्स्ट इज आपका अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। अभी मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया कि लेट्स से मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ, ठीक है? मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि 100% कॉटन है, 100% कॉटन, ऐसा मैंने एडवर्टीजमेंट किया है। लेकिन वो 100% कॉटन नहीं है एंड कुछ मिक्सिंग है उसमें, एंड उसकी वजह से कस्टमर को इचिंग हो रही है या कस्टमर इज फीलिंग सम काइंड ऑफ डिसकंफर्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो क्या ये मिसलीडिंग है? यस। एम आई misleading my customers? Yes. So this is nothing but an unfair trade practices. Black marketing is also one of the examples of unfair trade practices. And ये सब हमें avoid करना है। अगर आप लोगों को आपका business ethically in a fair manner आप लोगों को conduct करना है and you want the customers to trust you, conduct your business in a fair manner. Don't do any of these unfair trade practices. ठीक है? उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस एक सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, बिजनेस को सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज बिजनेस जब स्टार्ट करता है उस बिजनेस में उसको काम करने के लिए लोग लगने वाले हैं। जैसे मैंने कोई फैक्ट्री सेटअप की, मेरा कोई बिजनेस सेटअप किया, हमारे एग्जाम्पल में होता है टेक्सटाइल, सो टेक्सटाइल का, सो आई एम गोइंग टू नीड पीपल हु विल वर्क इन फैक्ट्रीज. I am going to need people who are good in marketing, in advertisements. I'll need MBA graduates for that. I'll need manufacturers. I will need sales department. So मैं
व्हेन आई स्टार्ट अ बिजनेस ऑटोमेटिकली मैं कितने सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा हूं. सो इससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, बिकॉज a lot of people get employed when one person is starting a business. Let's say उसने बड़ा बिजनेस चालू कर दिया तो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. दैट इज ऑल्सो फैक्टर. सो इट इज क्रिएटिंग जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल बोथ. ठीक है. नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. सो इफ एम्प्लॉय इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी. अभी देखो, हमेशा ऐसा बोला जाता है ना कि एम्प्लॉय को हमेशा यू शुड बी ट्रीटिंग देम लाइक फैमिली मेंबर्स. लाइक इफ यू नो, कंपनी मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कवर करती है. इफ यू और योर पेरेंट्स, इसमें मोस्टली पेरेंट्स कवर्ड होता है, सिबलिंग्स आर नॉट कवर्ड, पेरेंट्स आर कवर्ड इन दैट. तो कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ यू एज अ फैमिली मेंबर. सो अगर इन केस आपके वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि इफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर लाइक योर पेरेंट्स और यू, इफ यू सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन, सो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी इंश्योर करेगी या कंपनी विल लुक आफ्टर दैट. सो दिस इज हाउ यू create a healthy bond between you and your employees. So welfare of the employees is also one of the essential factors, और it is a social objective कि हम एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे से वो खुश नहीं होने वाला. You need to make him feel respected because because every man deserves respect, every person in the society deserves respect. So उसको उतना respect मिलना चाहिए. He should know that I am working and I am employed, I am safe in this working environment. So this also creates a social ये भी एक social objective होता है किसी भी business का. Help to solve social problems. देखो, due to rapid industrialization, many social problems जैसे traffic jam, growth of slums, ये सब होने लगा है. Help to solve social problem. अभी businesses काफ़ी सारे अगर now for example I am from Pune. इफ़ यू नो, पुणे के IT hubs या फिर जितने भी कंपनीज हैं पुणे में, एरियाज देर आर एरियाज लाइक देर इज़ खराड़ी एंड देर इज़ हिंजवाड़ी. तो खराड़ी एरिया में ना, सो अगर आप शाम को देखो बहुत ट्रैफिक होता है, बिकॉज सारे ऑल दीज IT पीपल, उन लोगों का ऑफ छूटता है, नगर रोड पूरा जैम होता है उस टाइम पे. सो इसके लिए कंपनीज क्या करेगी? वॉट इज द इनिशिएटिव कंपनीज कैन टेक, द बिजनेसेस कैन टेक? वर्क फ्रॉम होम या फिर शिफ्ट्स में एम्प्लॉयज़ को बुलाना. तो क्या ये इनिशिएटिव कंपनीज ले सकती हैं? क्या ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो बिजनेसेस कंडक्ट करवा सकते हैं कि जिससे जो सोशल प्रॉब्लम्स है जैसे ट्रैफिक जैम, क्या ये थोड़ा दे कैन नॉट कंप्लीटली अवॉइड दैट, बट कैन दे रिड्यूस इट? येस. सो ये भी एक आप लोगों का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है. ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर वाटर पोल्यूशन. सो वाटर पोल्यूशन काफ़ी, आप लोग अगर बिजनेसेस देखोगे तो उनके प्रोडक्शन एरियाज में या उनके फैक्ट्रीज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ गैसेस रिलीज होना, एयर पोल्यूशन होना, वाटर पोल्यूशन होना, ये सब बहुत होता है, हाई लेवल पे होता है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये बिजनेसेस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस टू टेक एक्शन टू कंट्रोल दैट. हाउ विल दे कंट्रोल दैट? अभी मान लो गैसेस एमिशन उनके हाथ में नहीं है. उन लोगों को कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए गैसेस एमिशन तो इट इज़ अनअवॉइडेबल, बट हाउ कैन दे कॉम्पनसेट? दे कैन डू ट्री प्लांटेशन, दे कैन डू सम एक्टिविटीज विच contribute in protection of nature and all that. So ये भी एक social objective है. Next, then contributing to the welfare of society. Business should take care of general welfare of the society, like donations for good cause and all that. आप लोगों ने सुना होगा जैसे रिलायंस, काफ़ी रिलायंस या बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, ये लोग जब भी कोई फ्लड सिचुएशन आती है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, सो दे प्रोवाइड हेल्प. सो दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव. लाइक इफ़ यू आर एट अ सर्टन हाइट इन योर बिजनेस, आप लोगों का कोई मार्केट रेपुटेशन है, if you're a big name in the country, it becomes your responsibility. If you're earning a certain percentage of the economy, it becomes your responsibility to be aware towards the society, and उनका welfare भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोई फ्लड आ गया तो कहीं पे काफ़ी सारे कंपनीज जो हैं, दे प्रोवाइड शेल्टर, दे प्रोवाइड फूड, दे
ये सारे एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं, ठीक, आर नथिंग बट योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने एम्प्लॉयमेंट हो गया ना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हमने दोनों देखे, इकोनॉमिक भी देखे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी देखे। अब नेक्स्ट है आज का हमारा पॉइंट, दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट हमारे बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है? देखो, एवरी बिजनेस लोगों अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्रॉफिट को चार्ट देखो, आप लोगों को चार्ट दिया गया है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। देखो प्रॉफिट, तो ये चार्ट में ये नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, एक 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 एक, एक आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? प्रॉफिट क्यों कमाते हैं बिजनेसेस? सो नंबर वन इज रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन देयर बिजनेस। अभी देखो, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस अकेले स्टार्ट नहीं करता, ही नीड्स मनी, ही नीड्स इन्वेस्टमेंट। एंड वाई विल पीपल इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस? बिकॉज वो बिजनेसमैन आगे जाके मार्केट में पैसे कमाएगा एंड रिटर्न्स लाके देगा। तो ये हो गया प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव कि इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उन लोगों को रिटर्न्स देना, इसके लिए हमें प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि अगर बिजनेस को ग्रो करना है, सस्टेन करना है, डाइवर्स करना है, आप लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को प्रॉफिट का कुछ अमाउंट लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड यू कैन गेट ऑल द रिसर्च। रिसर्च के लिए आप लोगों को स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, आप लोगों को सर्वेज कंडक्ट करवाना, इसमें पैसा बिजनेस का लगता है। सो यू नीड टू अर्न प्रॉफिट्स फॉर दैट। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट खत्म होता है, फिर you come up with ideas of how are you going to implement your growth और how are you going to expand your market। जैसे हमारे टिफिन के एग्जाम्पल में हमने सोचा, आपके रिसर्च में आप लोगों को पता चला दैट पीपल आर अवॉइडिंग प्लास्टिक, देन व्हेन यू थॉट ओवर इट, यू केम अप विथ एन आइडिया ऑफ getting steel back into the market or getting tiffins back into the market. So this is your idea of expanding or your growth towards the business. Okay, next is increasing efficiency. Profits facilitate payments or dues in time. जैसे कि अगर जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, स्मूथली प्रॉफिट हो रहा है, सो जो एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरीज, जो ऑफिस बॉयज हैं या जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके वेजेस, ये टाइम पे पेमेंट हो रहा है, उनको बोनसेस भी मिल रहे हैं, उनको इंक्रीमेंट भी मिल रहा है। सो इट ऑटोमेटिकली ना मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है एंड वर्किंग मोर एफिशिएंटली, एंड जिससे अगेन प्रॉफिट ऊपर ही जाता है। बिकॉज द हार्डर यू वर्क, द जितना आप लोगों का इनपुट जाता है उतना ही आउटपुट जाएगा, उतना ही आउटपुट आएगा। सो दैट इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स कि y'all are working so hard because of the motivating factor, because y'all have a motivating factor, y'all are earning profits, so y'all automatically get driven। आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इमेजिन आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है एंड y'all get good marks, आप लोगों को कोई अच्छे मार्क्स आते हैं उस टेस्ट में, ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट होते हो कि अगले इसमें ना इससे और अच्छा करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट्स विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी ऑब्वियसली बिजनेसमैन एक ही इज फुल टाइम इनटू बिजनेस, सो वो प्रॉफिट ऑब्वियसली खुद के लिए भी तो यूज करेगा ही, बाकी सारे ऑब्वियसली वो पेमेंट्स करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऑब्वियसली 100%। बट देन हिज ओन लाइवलीहुड इज ऑन दैट ना, वो बिजनेसमैन है तो वो खुद का भी अपना घर का खर्चा एंड ऑल दैट वो उसी में से कवर करेगा। सो दैट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बिजनेसमैन हिमसेल्फ। एंड रिवॉर्ड फॉर रिस्क। सो मैंने बोला कि रिस्क के बिना भाई बिजनेस नहीं चल सकता। सो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड विच यू गेट फॉर रिस्क। रिस्क हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ये। So profit is considered as a reward for assuming several business risks. Profits also serve as a protection against those risks, which cannot be insured. Example: fall in demand, adverse government policy. अभी देखो, आगे जाके फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, so उस प्रॉफिट का कुछ अमाउंट
बिजनेस अपने पास होल्ड करता है। क्यों? ताकि आगे जाके जब हमें कोई लॉस या कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पे हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सो वी विल यूटिलाइज दैट मनी टू कॉम्पनसेट फॉर इट। सो मार्केट कंडीशंस जो हमारे हाथों में नहीं है, we cannot completely avoid them, but we can at least compensate them by the profit which we have already earned. So this is how risk को हम let's say compensate कर पाते हैं। लास्ट इज आपका सर्वाइवल। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट। इमेजिन कोई बिजनेस सालों सालों से लॉसेस में है, कब कहीं ना कहीं पे उसको जाके वाइंड अप होना पड़ेगा, उसको शट डाउन होना पड़ेगा, उसको क्लोज होना पड़ेगा। बट इफ यू आर इन द प्रॉफिट साइड ऑफ द बिजनेस, इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू सस्टेन। लाइक आपका बिजनेस जितना है उतना चलता जाएगा और ग्रो होगा। एंड सस्टेनेबिलिटी, it becomes a factor that you all are surviving into the market. You all exist in the market. You all become a name in the market. You all create some goodwill. You all create some brand name in your market. ठीक है? This is nothing about your survival. So yes, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आज के हमारे वीडियो का ये टारगेट होगा, यानी कि हम लोग खत्म करेंगे प्रोफेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है? सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड। आप लोगों को मुझे एक बार क्विकली रिवाइज करवाना है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, राइट? सो देखो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्विकली, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, न्यू कस्टमर्स फेच करना, इनोवेशन के लिए हमें पैसा चाहिए, बिकॉज वी नीड टू डू रिसर्च, वी नीड टू डू डेवलपमेंट, वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू डाइवर्सिफाई। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, उसको ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी के गुड्स हमको मार्केट में डिलीवर करने हैं, जिसमें प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी, ये सब फैक्टर्स हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमें नहीं करने हैं, हमें लोगों को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स या ब्लैक मार्केटिंग या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करना है। इफ़ यू वांट आवर बिजनेस टू ग्रो एंड सस्टेन, you need to be fair and true with your customers or with your target customers. Next is employment generation. Whenever someone starts a business, he's creating employment opportunities for quite a good amount of people in the society. Welfare of the employees, skilled or unskilled, whatever employees should be properly taken care of. They should feel homely with the work environments that they work with. Next is solving the social problems, existing social problems के लिए solutions निकालना, or whatever problems that are being created because of them, they themselves need to get out of it. Next is contributing to the welfare. मैंने इसमें आप लोगों को floods का example दिया था कि जब भी कोई floods and all होते हैं, those big fours, big companies, they come forward providing aids, providing help to the affected people. फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का रोल क्या है हमारे बिजनेस में। उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं विथ एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स, उन लोगों को रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए प्रॉफिट हेल्प करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को पैसा लगाना पड़ेगा। यू नीड टू कंडक्ट सर्वेज, यू नीड टू हैव अ R&D टीम, जिसको हम लोग R&D टीम बोलते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को हेल्प करेगा। जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, उस बेसिस पे आप लोगों को बिजनेस को ग्रो भी करना है, एक्सपांड भी करना है, डाइवर्सिफाई करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जब प्रॉफिट आपके पेमेंट्स फैसिलिटेट करता है, जब आप लोगों को पेमेंट्स टाइम पे मिल रहे हैं, आप लोगों को बोनस मिल रहा है, कंपनी आप लोगों पे company is growing, if you all see, it becomes a motivating factor for everybody to work, which helps ultimately in enhancing the working efficiency. Next is means of livelihood. Businessman का खुद का घर का खर्चा उसके प्रॉफिट से ही निकलता है, of course. Next, reward for risks. जैसे मैंने आप लोगों को समझाया that business अपना सारा प्रॉफिट वेस्ट नहीं करता या फिर इन्वेस्ट नहीं करता, दे विथ होल्ड सम प्रॉफिट, ताकि आगे आने वाली कंडीशंस को टैकल करने के लिए, जो भी रिस्क आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए, दे विल एट दैट टाइम दे यूज दैट मनी. सो रिवॉर्ड फॉर रिस्क. नेक्स्ट इज सर्वाइवल. व्हेन यू ऑल अर्न प्रॉफिट्स फॉर
within certain intervals, so y'all become survivable. You are able to exist in the market and will continue to do so. ठीक है? All right, that's it then. That's it for today. That's it. We are done for today, guys. Yes, we are done. We are done. Let's call it a day. Thank you very much, guys. Thank you.